वेलकम गाइस, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, जो कि जावा के अंदर मौजूद होता है ये फ्रेमवर्क। तो इस लेक्चर के जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि पर्पस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और बेनिफिट क्या है जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क का। ठीक है, यानी हम जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क को क्यों ज़रूरी है कि उसको समझना और उसके क्या जो हैं वो फ़ायदे हैं और उसका क्या काम है, इसको हम समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से हम डाटा को स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं जावा इंटरफेस को और जेनरिक टाइप्स को यूज़ करके। ठीक है, यानी इसको यूज़ करके हम किस तरीके से अपने एप्लीकेशन में जो कि डाटा मौजूद है उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे जो की इंटरफेसेस हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की, जो कि हमें प्रोवाइड करता है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, उसके बारे में हम उसको समझेंगे और उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। नाउ स्ट्रक्चर डाटा इन जावा द कलेक्शंस फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले तो एरेज कैन स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर अस। जैसे कि आप जानते हैं कि एरेज भी हम जो है स्टोर कर सकती हैं कलेक्शन ऑफ डाटा हमारे लिए। लेकिन इस एरेज के नुकसान क्या हैं? एरेज में जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है। एक बार जब हम एरे को बना देते हैं तो हम उसके साइज़ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बाद में उसको बनाने के बाद प्रोग्राम में आगे जाके मैं कोई नई एरे डिक्लेयर करूं और उसका साइज़ मैं बढ़ा दूं, तो तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पुरानी एरे है उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको शिफ्ट करवाना पड़ेगा उस न्यू एरे में। तो इससे क्या होगा, इससे टाइम भी कंज्यूम होगा और मेमोरी भी कंज्यूम होगी, स्पेस भी कंज्यूम होगी। या अगर आप ये बोलें कि मैं शुरू में ही एरे को बहुत जो है वो बड़ी डिक्लेयर कर दूं कि मुझे आगे जो है प्रोग्राम में मसला ना हो, तो उससे क्या होगा, उससे जो है आपकी मेमोरी स्पेस खर्च होगी। यानी अगर आपने एरे को लेट सपोज 100 उसका साइज़ दे दिया और आपकी एप्लीकेशन में खाली जो है वो 50 डाटा एलिमेंट्स जो हैं उस एरे के अंदर आ रहे हैं जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है और चल रही है, तो वो जो 50 एलिमेंट्स की स्पेस जो है जो कि लेफ़्ट आउट हुई है, उससे क्या होगा, उससे आपके जो है मेमोरी स्पेस जो है वो कंजम्पशन ज़्यादा होगी और आपके प्रोग्राम का जो है वो साइज़ भी एप्लीकेशन का बढ़ जाएगा, जिससे प्रॉब्लम होगी आपकी एफिशिएंसी में एप्लीकेशन की और स्पीड में। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है एरेज के साथ। और हमें जो है मैनेज करना पड़ता है डाटा को जो कि स्टोर हुआ होता है एरे के अंदर। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं एरे के अंदर जो डाटा मौजूद है या डाटा स्टोर हो चुका है, अगर मैं उसको शिफ्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे हर शिफ्टिंग के प्रोसीजर में उसको बताना पड़ेगा कि मैं ये किस इंडेक्स पे, एरे के किस इंडेक्स पे मैं ये डाटा जो है ये भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें आती हैं एरेज के साथ। इसके बाद एरेज में जो है बिल्ट इन फंक्शन मौजूद नहीं है ज़्यादा। ठीक है, यानी बहुत ही कम फंक्शंस हैं जो कि एरेज के अंदर मौजूद हैं, जो कि जावा प्रोग्रामिंग हमें प्रोवाइड करती है, वो बहुत ही कम है। इसके अलावा जो है एरेज बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस में, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें एरेज जो हैं वो एफिशिएंट नहीं रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए एरेज के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि एरेज भी कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है, लेकिन एरेज के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में हम पढ़ते हैं। अ कलेक्शन इज अ कंटेनर दैट ग्रुप्स सिमिलर एलिमेंट्स इनटू अ सिंगल एंटिटी। तो ये एक डेफिनेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है कि कलेक्शन क्या कहलाता है। कलेक्शन एक कंटेनर होता है जो कि क्या करता है, ग्रुप कर देता है एक जैसे डाटा एलिमेंट्स को एक सिंगल एंटिटी में। ठीक है, यानी एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको एक सिंगल एंटिटी पे ग्रुप कर देता है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं इसकी, जैसे कि हमें एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना हो। ठीक है ना, यानी एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की, उसको हमें इंक्लूड करना हो तो उसके लिए हम उस एक कलेक्शन यूज़ करेंगे। एक प्लेइंग कार्ड्स का सेट है, उसको हमें इंक्लूड करना हो तो उसके लिए भी हम एक कलेक्शन यूज़ करेंगे। ग्रुप ऑफ नेम है जो कि फ़ोन नंबर पेयर्स के साथ मैप हुआ है। ठीक है ना, यानी एक तरफ नाम है, ग्रुप ऑफ नाम है और एक ग्रुप ऑफ फ़ोन नंबर्स हैं, तो हमें उनको मैप करना है जो कॉरेस्पॉन्डिंग
जो नेम है जिस बंदे का वो नंबर है उसके साथ मुझे उसको लिंक करना है, मैप करना है, तो उसके लिए भी मुझे एक कलेक्शन यूज करना होगा प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है ना। तो द कलेक्शंस फ्रेमवर्क इन जावा ऑफर्स अ यूनिफाइड अप्रोच टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट अ ग्रुप ऑफ डाटा। कलेक्शंस फ्रेमवर्क जो है जावा के अंदर वो हमें एक यूनिफाइड अप्रोच देता है, यानी एक ऐसी अप्रोच देता है जिसके ज़रिए हम स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन, और मैनिपुलेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। एक यूनिफाइड अप्रोच देता है हमें, ठीक है, यानी एक जगह पे मैं डाटा को स्टोर कर दूं और उसको मैं रिट्रीव भी कर सकूं और उसको मैं मैनिपुलेट भी कर सकूं, आगे पीछे भी कर सकूं, उसमें कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकूं और उसको मैं एक्सट्रैक्ट भी कर सकूं। तो दिस फ्रेमवर्क हैज़ अ मोर इंट्यूटिव अप्रोच व्हेन कंपेयर्ड टू कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स इन अदर लैंग्वेजेस, एग्जांपल C++। तो ये जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है इसकी जो अप्रोच है वो ज़्यादा आसान है, ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें किसी कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में मौजूद होता है जैसे कि C++ है। अगर आप C++ के फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो उसका जावा के फ्रेमवर्क से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो जावा जो है वो हमें एक आसान अप्रोच देता है, एक आसान फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं एज अ यूनिफाइड अप्रोच। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? प्रोवाइड्स मैनी स्टैंडर्ड डाटा स्ट्रक्चर्स, thus allowing the developer to concentrate more on functionality rather than the lower level details। यानी ये हमें बहुत से डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, तो हमें खुद से वो डाटा स्ट्रक्चर्स, बीइंग अ प्रोग्रामर हमें खुद से वो कोड नहीं करते पड़ते वो डाटा स्ट्रक्चर, तो वो ऑलरेडी हमारे इस फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद हैं। खाली हमें क्या करना पड़ता है, अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर हाई लेवल डिटेल्स पे फोकस करना पड़ता है, लोअर लेवल डिटेल्स के डाटा स्ट्रक्चर हमें लिखना पड़े और फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना पड़े, वो सब करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, इस कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज़ करना है और हमें अपने प्रोग्राम की प्रोग्रामेबिलिटी पे फोकस करना है और जो हाई लेवल डिटेल्स हैं उसके ऊपर फोकस करना है, तो लो लेवल डिटेल्स के ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। तो ये एक इसके बेनिफिट है। इसके बाद क्या है दूसरा बेनिफिट, कि साइज़ जो है वो बढ़ता है और घटता है ऑटोमेटिकली एज नीडेड, यानी साइज़ जो है वो बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह कि इसका साइज़ जो है वो डायनेमिक है, यानी अगर डाटा एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी एप्लीकेशन में ज़्यादा होंगे, जितने जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही इस कलेक्शन का साइज़ होगा, इस कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो कि हम यूज़ करेंगे। तो ये एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका। और एरे के अंदर आपको पता है कि ये बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, एरे के अंदर अगर हम एक बार साइज़ डिफाइन कर दें तो हम दोबारा उसके साइज़ को चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद है फास्टर एग्जीक्यूशन, सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर चॉइस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, द फ्रेमवर्क इम्प्रूव द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ जावा एप्लीकेशन। तो इससे क्या होता है, एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, और हमारे पास बहुत से ऑप्शंस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, यानी हम मुख्तलिफ तरीके से अपने डाटा के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और इससे क्या होता है क्वालिटी बढ़ती है, इम्प्रूव होती है और परफॉर्मेंस भी हमारी एप्लीकेशन की, जावा एप्लीकेशन की इम्प्रूव होती है। इसके बाद ये हमें मदद करता है APIs में, सिंस द कलेक्शन फ्रेमवर्क इज कोडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोड टू इंटरफेस। और लर्निंग कर्व क्या है इसका, ईजी टू लर्न एंड स्टार्ट यूजिंग कलेक्शंस ड्यू टू द कोड टू इंटरफेस प्रिंसिपल, यानी ये बहुत ही आसान है और समझना, यानी इसमें कोई मुश्किल नहीं है और ये आप जो है फ़ौरन से इसको समझ सकते हैं और फ़ौरन से इसको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी समरी मैंने आपको प्रोवाइड की है कि कलेक्शंस आर वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन पार्ट्स ऑफ जावा, ये सबसे अच्छे डिज़ाइन पार्ट्स हैं जावा के, यानी हर प्रोग्रामर जो है जावा प्रोग्रामिंग का सबसे ज़्यादा फ़ैन इसी बात पे है कि जो इसके कलेक्शंस हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही एलिगेंट हैं, ठीक है। दे कंबाइन मैक्सिमम पावर विथ मैक्सिमम सिंपलिसिटी, यानी बहुत पावर ही हमें प्रोवाइड करते हैं और सिंपलिसिटी से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये यूनिफॉर्म होते हैं, व्हेन यू नो हाउ टू यूज़ वन यू ऑलमोस्ट नो हाउ टू यूज़ देम ऑल, यानी अगर हम एक कलेक्शन को
यानी एक तरीके को अगर हम समझ गए तो हम दूसरे तरीकों को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें जो है कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। दे अलाउ मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन ईजिली कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें अलाउ करते हैं, हम एक कलेक्शन से दूसरे कलेक्शन में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ आवर एप्लीकेशन, कि हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हम ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो है एक कलेक्शन से दूसरी कलेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो ये हमें सहूलत प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए हम जो है बहुत आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दी है, जावा डिफाइंस अ कलेक्शन एज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जावा डिफाइन करता है कलेक्शन को एक ऑब्जेक्ट की तरह जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, यानी एक ऑब्जेक्ट हो जो कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करे, उसको कहते हैं कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ जावा, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुताबिक कलेक्शन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करे। इसके बाद जावा डिफाइंस अ कलेक्शंस फ्रेमवर्क as a unified architecture for representing and manipulating collections, allowing them to be manipulated independent of the details of their representation। यानी जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है, जावा उसको डिफाइन करता है एज अ यूनिफाइड, यानी एक ऐसा सीधा एक सिंगल आर्किटेक्चर जो कि रिप्रेजेंट करे और मैनिपुलेट करे कलेक्शंस को, और अलाउ करे कि वो मैनिपुलेट हो सकें इंडिपेंडेंट ऑफ द डिटेल्स ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी वो किस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे हट के वो आराम से मैनिपुलेट हो सकें, ठीक है। तो अब जो है इंटरफेस के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन दी है। एन इंटरफेस इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ सेट ऑफ मेथड्स। इंटरफेस जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप है जो कि इस्तेमाल होती है सेट ऑफ मेथड्स को स्पेसिफाई करने के लिए, दैट क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट, जो कि क्लासेस जो हैं जो कि हम बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो उन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। सो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस दैट इट ओनली डिफाइंस मेथड हेडर्स बट नो मेथड इम्प्लीमेंटेशन। यानी ये एब्स्ट्रैक्ट हम क्यों बोल रहे हैं, इसको इस सेंस में बोल रहे हैं कि खाली जो है ये एक मेथड्स हेडर्स को डिफाइन करती हैं, इसके अंदर मेथड की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, सिर्फ मेथड्स के हेडर्स मौजूद होते हैं। इसके बाद अ जेनेरिक टाइप इज़ अ क्लास और इंटरफेस दैट इज़ पैरामीटराइज ओवर टाइप्स। जेनेरिक टाइप क्या है, वो एक क्लास है या फिर एक इंटरफेस कहलाती है जो कि पैरामीटराइज होती है टाइप्स के ऊपर। इससे क्या होता है, दिस अलाउज द टाइप ऑफ डेटा दैट द कंटेनर विल होल्ड टू बी स्पेसिफाइड लेटर व्हेन वी इंस्टेंशिएट और क्रिएट एन एक्चुअल कंटेनर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इससे हमें ये जो है अलाउ करती है कि हम जो टाइप ऑफ डेटा जो कि कंटेनर होल्ड करेगा वो बाद में स्पेसिफाई करें जब हम इसको इंस्टेंशिएट करें या बनाएं, सही है, एक्चुअल कंटेनर के ऑब्जेक्ट को। इसके बाद इंटरफेसेस और जेनेरिक्स क्यों, इसका क्या काम है, क्यों हम ये यूज़ करें। इफ़ ऑल द कंटेनर्स सपोर्ट द सेम मेथड्स, अगर जितने भी कंटेनर्स हैं वो एक सेम मेथड को सपोर्ट करें या फिर इंटरफेस को सपोर्ट करें, देन यू कैन लेटर चेंज द अंडरलाइंग कंटेनर विदाउट हैविंग टू चेंज योर कोड दैट यूजेस दैट कंटेनर। तो आपको खाली जो है चेंज करना पड़ेगा अंडरलाइंग कंटेनर, यानी जो उसके जो कंटेनर उसके अंडरलाइन पे है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी हमें पूरे कोड को चेंज नहीं करना पड़ेगा जो कि उस कंटेनर को यूज़ कर रहा है, हमें उसके एक हिस्से को, उसके एक पार्ट को, उसके एक इंटरफेस को चेंज करना पड़ेगा। तो इंटरफेस हमें ये सहूलत प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी उसके पूरे कंटेनर के कोड को हम चेंज नहीं करें, हम सिर्फ उसके उस पार्ट को, उस हिस्से को चेंज करें जिसमें हमें जो है अपडेशन करनी है। और जेनेरिक्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, want to be able to store any type of information in a container, यानी हम किसी भी डाटा टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो अगर कंटेनर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो हमें कोई ऐसी सहूलत चाहिए जो कि हमें ये काम करने की जो है अलाउ करे, इजाज़त दे, तो उसके लिए जेनेरिक्स आते हैं, ठीक है ना।
तो हमें लेकिन इस बात को पता होना चाहिए कि क्या स्टोर हो रहा है, ताकि टाइप कॉम्पैटिबिलिटी जो है उसको भी हम इंश्योर कर सकें। ठीक है, इसके बाद कलेक्शंस। कलेक्शन एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स डाटा, जिसको हम डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि डाटा को स्टोर करे वो कलेक्शन कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम डाटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड आर कॉल्ड एलिमेंट्स, और जो ऑब्जेक्ट स्टोर करता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। सम कलेक्शंस मेंटेन एन ऑर्डरिंग, सम अलाउ डुप्लीकेट्स। कुछ कलेक्शंस होते हैं जो कि ऑर्डरिंग मेंटेन करते हैं और कुछ जो हैं वो डुप्लीकेट्स अलाउ करते हैं। टिपिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं इसके अंदर? ऐड कर सकते हैं हम, रिमूव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कंटेन्स कर सकते हैं, मीन सर्च कर सकते हैं, और साइज देख सकते हैं एलिमेंट्स का। एग्जाम्पल फाउंड इन द जावा क्लास लाइब्रेरीज, क्या एग्जाम्पल्स हैं? एरे लिस्ट है कलेक्शन, लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन, हैश मैप इज अ कलेक्शन, ट्री सेट इज अ कलेक्शन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद ऑल कलेक्शंस जो हैं वो जावा यूटिल पैकेज में मौजूद होते हैं, जिसको हमें अपनी एप्लीकेशन में इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। इसके बाद टाइप पैरामीटर्स जेनरिक्स। When constructing a collection, you must specify the type of element it will contain between angle brackets. ठीक है, यानी जब हम कलेक्शन को बना रहे हों तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस किस्म का एलिमेंट्स जो है वो कलेक्शन स्टोर करेगा, किसके दरमियान? एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान। दिस इज कॉल्ड अ टाइप पैरामीटर और अ जेनरिक क्लास, और ये क्या कहलाता है? टाइप पैरामीटर कहलाता है, या फिर ये जेनरिक क्लास भी इसको कहते हैं। अलाउज द सेम क्लास टू स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और ये हमें क्या सहूलत देता है कि हम एक ही क्लास के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कर सकें जो कि डिफरेंट टाइप्स के हों। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको इसकी सिंटेक्स की एग्जांपल दी हुई है, कलेक्शन, फिर उसके बाद टाइप बताएंगे हम एंगल ब्रैकेट्स में, फिर नाम उस कलेक्शन का इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर दोबारा कलेक्शन और टाइप, और फिर पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज कर देंगे, और फिर सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैंने इसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है, एरे लिस्ट मैंने कलेक्शन बनाया, इसको मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप दी और इसको नाम दे दिया वर्ड्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे ऐड मेथड इस्तेमाल करता हुआ इस कलेक्शन पे जो कि एरे लिस्ट मौजूद है वर्ड्स की, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ये स्ट्रिंग इंटरफेस, और फिर मैं स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ जेनरिक। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पीछे बताया था कि ये ऑपरेशंस हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, टिपिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पे मैं ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या ऐड करा रहा हूँ? स्ट्रिंग ऐड करवा रहा हूँ इंटरफेस इस लिस्ट में, एरे लिस्ट में। ठीक है, ये एक एरे लिस्ट है जिसके अंदर मैं इंटरफेस स्ट्रिंग को ऐड करा रहा हूँ, उसके बाद में जेनरिक जो है स्ट्रिंग को ऐड करवा रहा हूँ। ओके, नाउ कोर कलेक्शन फ्रेमवर्क्स। अब यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अभी इस लेक्चर में। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक हायरार्की है, इसके बारे में मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इसमें सबसे पहला है कलेक्शन। ये इंटरफेस जो होता है ये डिक्लेरेशंस और मेथड सिग्नेचर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि जो है एनी टाइप ऑफ कलेक्शन जो है वो इसमें पास हो सके। ठीक है, और जो सेट है, द सेट इज़ अ कलेक्शन इंटरफेस दैट कैन नॉट टेक एनी डुप्लीकेट एलिमेंट, यानी ये जो है ये एक कलेक्शन इंटरफेस है जो कि कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं लेता है। ठीक है, इसके बाद अ सॉर्टेड लिस्ट इज़ एन ऑर्डर्ड वर्जन ऑफ द सेट इंटरफेस, यानी ये सेट इंटरफेस का एक ऑर्डर्ड वर्जन होता है, यानी कि ऑर्डर में होता है सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया है सॉर्टेड सेट, सॉरी। इसके बाद लिस्ट क्या होता है? अ लिस्ट इज़ एन ऑर्डर्ड collection interface that allows duplicates elements and provides object retrieval based on an integer index, यानी लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर कलेक्शन इंटरफेस है, ये ऑर्डर में मौजूद होता है जो कि हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ करता है, यानी इसके अंदर हम एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं जो कि डुप्लीकेट हों, एक जैसे हों, और ये प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट रिट्रीवल, यानी हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, और ये इंटीजर इंडेक्स पे बेस होता है, जैसे कि एरे बेस होती है इंटीजर इंडेक्स पे, इसी तरीके से ये भी एक इंटीजर इंडेक्स पे बेस होता है। ठीक है, इसके बाद होता है क्यू। अ क्यू फॉलोज द स्टैंडर्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल्स
एंड ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर पहले जाएगा वही पहले बाहर आएगा, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है। उसके बाद आता है मैप। मैप जो होता है, अ मैप इज इन इट्स ओन हायरार्की सिंस रेदर देन डीलिंग विद अ सिंगल एलिमेंट टाइप इट सपोज अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। मैप अपने हायरार्की में है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये सिंगल एलिमेंट टाइप से डील नहीं करता, ये कलेक्शन ऑफ की और वैल्यू पेयर्स सपोर्ट करता है। तो हमें इन दोनों की और वैल्यू की डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। द डिज़ाइन ऑफ द मैप डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज़। और ये जो डिज़ाइन है मैप का ये डुप्लीकेट कीज़ को अलाउ नहीं करता। लिस्ट पे होता है लेकिन लिस्ट में हम डुप्लीकेट जो है वो एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम डुप्लीकेट कीज़ जो है वो अलाउ नहीं कर सकते। यानी हर की जो है वो यूनिक होनी चाहिए। और इसके बाद फाइनली अ सॉर्टेड मैप। सॉर्टेड मैप क्या है? एक मैप है जो कि इसकी कीज़ को, मैप की कीज़ को जो है वो सॉर्ट रखता है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद छोटे से बड़ा, ठीक है। यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर कहलाती है। तो ये जो सॉर्टेड मैप है ये इस मैप की कीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट रखता है, ओके। तो अभी फ़िलहाल ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। इसके बारे में, इस हायरार्की के बारे में मैं मज़ीद बात करूँगा फर्दर लेक्चर में। इसके बाद आता है द कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है। द कलेक्शन इंटरफेस एट द टॉप ऑफ द हायरार्की स्पेसिफाइज दैट दीज मेथड्स मस्ट एग्जिस्ट। सबसे पहले कौन सा मेथड है? ऐड मेथड, जो कि ऐड करता है न्यू एलिमेंट कलेक्शन में। उसके बाद आता है कंटेन्स मेथड, जो कि जो कि सर्च करता है कलेक्शन में ये देखने के लिए कि जो पैरामीटर ऑब्जेक्ट है जो कि हम इसमें पास करेंगे वो मौजूद है या नहीं कलेक्शन के अंदर। इसके बाद आता है रिमूव मेथड, जो कि बेसिकली रिमूव करता है, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्शन में से ये क्या कर देता है? रिमूव करता है। लेकिन ये तभी करेगा जब वो प्रेजेंट होगा। जो हम इसको पैरामीटर पास कर रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट, अगर वो प्रेजेंट है तो ये फिर रिमूव कर देगा। इसके बाद इज़ एम्प्टी मेथड होता है, जो कि हमें बताता है कि कलेक्शन जो है वो एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद साइज़ मेथड होता है, जो कि हमें ये बताता है कि क्या नाम है, जो एलिमेंट्स हैं वो कलेक्शन के अंदर कितने मौजूद हैं, ठीक है। ये इसके बारे में हमें बताता है। और फिर आता है इटरेटर मेथड, जो कि इसके बारे में हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बेसिकली क्या करता है? एलिमेंट्स के ऊपर इटरेट करता है, ठीक है। सो यू शुड लर्न ऑल द मेथड्स ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। तो जितने भी मेथड्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, और सारे मेथड्स जो हैं वो कलेक्शन इंटरफेस के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद है सेट इंटरफेस। The set interface, which extends the collection interface, provides for unordered collection of elements which is not allowed duplicates। यानी set क्या है? एक unordered collection of element है जो कि duplicate को allow नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। इंटरफेस set in angle brackets E extends collection and iterable, does not add any more methods to the collection interface but only redefines their behavior to prevent duplicate। तो बेसिकली ये जो मेथड है इट बेसिकली मॉडल्स द इंटरफेस। ये क्या करता है? तो बेसिकली जैसे कि लिस्ट के अंदर जो है, लिस्ट इंटरफेस के अंदर ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। चूँकि वो ऑर्डर होता है तो यूज़र जो है एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है बाय देयर इंटीजर इंडेक्स। लेकिन जो यूज़र होगा इस इंटरफेस को अगर वो यूज़ करेगा तो उसके पास ज़्यादा प्रीसाइज कंट्रोल होगा कि कहाँ पे लिस्ट करना है उसको एलिमेंट पे, और कहाँ पे जो है लिस्ट है इंसर्ट होनी है एलिमेंट की, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं बाय सर्चिंग ओवर द इंटरनेट, और ये भी एक ज़रूरी इंटरफेस है। इसके बाद हमारे पास होता है लिस्ट इंटरफेस।
ठीक है। Beside providing all the methods of the collection interface, the list interface also provides methods to add or remove an element at a specific index। यानी लिस्ट इंटरफेस भी जो है वो मेथड्स प्रोवाइड करती है ऐड करने के और रिमूव करने के एलिमेंट किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स में, in which case the other elements in the list will be shifted up to make room for the new elements or shifted down to fill the vacated spot। तो इसमें क्या होगा कि जो दूसरे एलिमेंट जो कि लिस्ट के अंदर मौजूद होंगे वो शिफ्ट अप हो जाएंगे रूम बनाने के लिए, ताकि न्यू एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट हो सकें, या शिफ्ट डाउन होंगे क्या करने के लिए, जो कि वेकेटेड स्पॉट है, जो कि खाली जगह है, उसको फिल करने के लिए। यू कैन सेट और गेट एन एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स। हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है किसी भी गिवन इंडेक्स पे किसी भी एलिमेंट को। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इसके अंदर जो है सर्च कर सकते हैं। यू कैन सर्च द इंडेक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट और द रेयर ऑफ द लिस्ट, and you can get a special iterator that allows you to move over list in both directions। यानी हम जो है सर्च भी कर सकते हैं इंडेक्स पे। यहाँ पे मैं इंडेक्स बताऊंगा तो मुझे सर्च हो जाएगा कि लास्ट इंडेक्स ऑफ, और ये जो इंडेक्स ऑफ है ये जिस इंडेक्स में बताऊंगा ये उसमें सर्च करेगा लिस्ट में, और जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है ये बेसिकली रेयर से या फ्रंट से, इसमें फ्रंट और रेयर की डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी जिससे ये सर्च करेगा, ठीक है। इसके बाद लिस्ट इटरेटर भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो अ लिस्ट इटरेटर इज लाइक एन इटरेटर बट हैज़ इन एडिशन हैज़ प्रीवियस मेथड्स, ओके। इसके बाद आता है मैप इंटरफेस। द मैप इंटरफेस प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्ट एंड मैप्स कीज टू वैल्यूज़। मैप इंटरफेस जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है और ये मैप कर देता है कीज़ को वैल्यूज़ के साथ। दिस इंटरफेस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अ कलेक्शन इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है ये कलेक्शन इंटरफेस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको हायरार्की में भी ओवरव्यू दिया था, तो ये इसकी एक अलग हायरार्की थी मैप इंटरफेस की। एज इट डील्स विथ पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स रेदर देन अ सिंगल एलिमेंट टाइप, क्योंकि ये पेयर ऑफ एलिमेंट से डील करता है, ये एक सिंगल एलिमेंट से टाइप से डील नहीं करता, इसीलिए। अ मैप कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज, थस ईच की कैन मैप टू एट मोस्ट वन वैल्यू। मैप जो है वो डुप्लीकेट कीज मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो हर की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक वैल्यू पे जो है वो मैप हो सकती है। दिस इज सिमिलर टू हाउ एन एरे मैप्स an index to a value, except now you can use any object as a key rather than a sequence of integers, okay। तो टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो कि हैं मैप के वो हमें अलाउ करते हैं ऐड और चेंज करने के की वैल्यू पेयर इन द मैप, और रिट्रीव करने के लिए वैल्यू फॉर द मैप दैट इज एसोसिएटेड विद अ गिवन की, जो कि एसोसिएटेड हो किसी भी गिवन की से। और इसके अलावा मैप्स जो हैं हमें रिट्रीव करने के लिए सेट ऑफ ऑल द कीज़ या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ कंटेन इन द मैप भी अलाउ करते हैं कि हम जो हैं रिट्रीव कर सकें सारी कीज़, सेट ऑफ ऑल कीज़, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ जो कि एक मैप के अंदर मौजूद है उसको भी हम रिट्रीव कर सकते। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस इम्प्लीमेंटिंग दीज इंटरफेस, दैट विल बी आवर नेक्स्ट lecture। So that's about it guys for this lecture. I hope you will going to understand this lecture, and please subscribe to my channel, share this course with your friends, and show your support and like my videos as well, and thank you.